डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? यस्टरडे क्लासेज आई हैव डिस्कस अबाउट द एनर्जी एंड देयर टाइप। कि पिछली क्लासेज के अंदर मैंने आपको एनर्जी के बारे में बताया। एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। एनर्जी होती है वो आपकी बहुत फॉर्म के अंदर हमने पढ़ी थी। मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इन सब किसी के बारे में हमने पिछली क्लासेज के अंदर डिस्कस किया था। और लास्ट क्लासेज के अंदर हमने जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है उसके बारे में भी पूरा डेरिवेशन प्राप्त किया था कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास 1/2 mv² होती है। यदि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई उस टाइम हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है? 1/2 mv² माइनस में mu² की। यहाँ पर हमारे पास जब आपकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल तथा फाइनल वेलोसिटी दी हुई होती है उस समय हमारे पास ये आपका ये फॉर्मूला काम आता है। जब एक वेलोसिटी दी हुई होती है उस समय हमारे पास 1/2 mv² जो आपका फॉर्मूला होता है वो प्राप्त किया जाता है। आज हम इस जो आपका इनिशियल तथा फाइनल वेलोसिटी है उस पर हम क्या करते हैं? कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल फर्स्ट है आपका कि जब आपकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल तथा फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है? गिवन है। तो उस समय हमें कैसे काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है? कि कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हैविंग मास, कितना है ऑब्जेक्ट का मास? हमारे पास सपोज करते हैं 300 kg है। कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी दी हुई है उस ऑब्जेक्ट की? 20 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स u बराबर 20 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? फाइनल वेलोसिटी हमारे पास सपोज करते हैं कि जो आपकी स्टार्टिंग की इनिशियल वेलोसिटी है उसकी आपकी डबल टाइम हो जाते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है उसको हमें क्या करना है? निकालना है। तो इट मीन्स गिवन हमारे पास क्या क्या है? एक तो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास हमारे पास कितना गिवन है? 300 kg। ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें देखना होगा कि जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी किस में दी हुई है? किलोमीटर पर आवर के अंदर दी हुई है। उसको हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो उससे पहले हमें क्या करते हैं? सॉल्यूशन निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितनी है हमारे पास? 20 किलोमीटर पर आवर। जब 20 किलोमीटर को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 20 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय, अब आपका ओवर है, ओवर को अंदर मिनट के अंदर करेंगे 60 और मिनट को सेकंड के अंदर करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय, ये पूरा सोल्व हो जाएगा हमारे पास। तब इसको सोल्व करते हैं। 10 से 10 कैंसिल आउट, 1 से 1 एकम 2 एकम 1 एंड 3, तो कितना हो गया हमारे पास? 100 डिवाइडेड बाय 18। यदि इसको सोल्व करते हैं तो जब हमारे पास कितना आता है? 5.66 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है। फाइनल हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इनिशियल कैलकुलेट होने के बाद जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड के अंदर, उसको क्या करते हैं? फिर से हमारे पास किलोमीटर पर आवर है तो उसको भी हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो 40 डिवाइडेड इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू में 60। सेम प्रोसेसिंग, मीटर है किलोमीटर है उसको मीटर के अंदर कन्वर्ट किया 100 से मल्टीप्लाई, और जो ओवर है उसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट किया तो
60 इंटू 60 से डिवाइडेशन हो गया। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 10 से 10 कैंसिल आउट, 1 से 1, 2 3 1 3, तो ये हमारे पास कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 9। जब इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है 11.11 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों वैल्यू हम कहाँ करते हैं, हमारी जो मेन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² माइनस में mu², उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनको पुट कर दिया जाता है। तो पुट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी हो जाएगी 1/2 m कॉमन इंटू में m इंटू में v² माइनस में u²। जब इसके अंदर पुट वैल्यू करो m की, v की और u की, ये सारे वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी देन 1/2 m की वैल्यू इट इज गिवन बाय इनटू क्वेश्चन इनटू 300, देन v की गिवन है कितना हमारे पास 11.11 का स्क्वायर माइनस में 5.56 का होल स्क्वायर। जब इसको यदि हम सोल्व आउट करें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 300 मल्टीप्लाई बाय, इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी, जब 11.11 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है 123.4 माइनस में अब 5.66 का होल स्क्वायर करते हैं तो उस समय हमारे पास वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आती है वो कितनी आती है 39.1 का। ये हमारे पास सोल्व हो गई। जब इसको आप क्या करो सब्सट्रैक्ट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है हमारे पास 1/2 इंटू में 300, और इसको जब सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास कितनी आती है 90.52। ये हमारे पास इसको सोल्व आउट करें तो 2 1 2 50, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर में 150 मल्टीप्लाई बाय 92.52। इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी प्राप्त होती है 4626 जूल। यदि इसको हम क्या करें किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हो 1000 से आप क्या करो इसको डिवाइडेशन कर दो अपॉन में 1000, कितना हो जाएगा 4.626 किलो जूल। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास लास्ट आंसर काइनेटिक एनर्जी का प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम इसको ही करते हैं तो हमारे पास ये पूरा टोटली जब इनिशियल तथा फाइनल वेलोसिटी दी हुई होती है तो उस समय हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की फॉर्मूला रहेगा काइनेटिक एनर्जी का वो 1/2 mv² माइनस में 1/2 μ²। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका दूसरा नेम भी क्या होता है आपका स्टैटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को स्टैटिक्स एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। कि स्टैटिक एनर्जी क्या होती है या पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, यदि किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसके अंदर यदि किसी प्रकार का क्या होता है, यदि चेंजमेंट आ जाता है तो वो आपकी क्या कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। कि इट इज द एनर्जी which is obtained by virtue of object shape and size, objects shape and size। यदि जो ऑब्जेक्ट के शेप और साइज रहती है या ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन या साइज रहती है उसी हिसाब से हमारे पास ये प्राप्त हो जाती है, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कि हमारे पास जो भी एनर्जी रहेगी वो ऑब्जेक्ट की क्या होती है पोजीशन तथा साथ में उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है शेप के अंदर यदि किसी प्रकार से यदि हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं तो वो क्या कहलाती है आपकी
पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी यदि हम क्या करते हैं कि सिंपल सी कि आपकी जो एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है, किसी भी कार्य करने की जो आपकी क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक धनुष है, उसके अंदर क्या करते हैं हम उसको ऐसे बाहर निकालना चाहते हैं एरो को, या आपका जो धनुष होता है उसको, तीर को, तो उससे क्या होगा, जो आपकी धनुष है उसकी जो पोजीशन है उसके अंदर चेंजमेंट आएगा। चेंजमेंट आने के बाद क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, और पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होती है, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होकर जो आपका तीर होता है वो धनुष से बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेसिंग आपकी काइनेटिक एनर्जी का एज ए एग्जाम्पल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम कहें कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमारे पास, सपोज करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है हमारे पास कितना है, m के इक्वल है। ऑब्जेक्ट A है जिसका मास हमारे पास कितना है, m। जब इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पर्टिकुलर हाइट पर लेके जाते हैं, तो हाइट कितनी है हमारे पास, h के इक्वल, तो उस समय हमारे पास पृथ्वी की तरफ क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है। ये प्रोसेसिंग यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो इस ऑब्जेक्ट पर द्वारा किया गया वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपकी इनिशियल पोजीशन से यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट मीन्स आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा पर्टिकुलर कुछ ना कुछ क्या होती है, हाइट ऑब्टेन की जाती है। अब हाइट कितनी है हमारे पास, h के इक्वल, तो आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, h के इक्वल। तो वर्क डन हमारे पास कितना प्राप्त होता है, फोर्स m इंटू जी, जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, m इंटू में g इंटू में h, तो यहाँ से w बराबर कितना हो गया हमारे पास mg h, जो आपका क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी के लगभग इक्वल प्राप्त हमें होता है। कि कहने का अर्थ है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो कार्य है वो ही आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के ऑलवेज इक्वल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, mg h के लगभग इक्वल। कि पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पर्टिकुलर जो हाइट होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी इज only depends upon height of object। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पर्टिकुलर हाइट तक इस प्रकार से लेके जा रहे हो उसके ऊपर आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड करती है। कि नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास, कोई भी आपका एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम के द्वारा आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास किस प्रकार से उसकी कैलकुलेट की जाती है। कि आपका पेंडुलम तो आपने देखा होगा कि जो आपकी क्लॉक होती है जिसके अंदर आपका क्या होता है, हर 1 ओवर के बाद वो पेंडुलम क्या करता है, और साउंड जनरेट करता है, और पेंडुलम जो होता है वो प्रत्येक सेकंड के अकॉर्डिंग इधर उधर अपनी मीन पोजीशन से डाइवर्ट होता रहता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे सिंपल पेंडुलम के द्वारा कितनी जनरेट की जाती है। सपोज करते हैं हमारे पास पेंडुलम ये है जिसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, O से लेकर इस प्रकार से आपका रेस्ट पोजीशन में है। अब रेस्ट पोजीशन में है तो ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट की बोब है, इट मीन्स बॉल है। अब बॉल है तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ आपका मास होगा जो कितना है, m के इक्वल। अब यदि m के इक्वल है तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉल पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने पर ये आपकी जो बॉल रहेगी वो क्या होती है, मीन जो आपकी पोजीशन रहेगी, मिडिल वाली पोजीशन, उससे क्या होता है अप एंड लेफ्ट एंड राइट मूव करना शुरू कर देती है। तो फोर्स लगाया तो इट मीन्स हम क्या करते हैं, जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक पहुँच जाती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट के द्वारा ये चीज़ है ये आपकी क्या है, एज ए डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट लेस अगेंस्ट हम मानते हैं कितना है, x के इक्वल। अब आप डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, मिडिल पोजीशन से लेकर
फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हमारी कितनी है बी और मिडिल पोजीशन कितनी है हमारे पास ए के इक्वल। अब यदि ये आपकी फॉरवर्ड में जाएगा तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आपकी बैकवर्ड के अंदर भी आएगी, जो हमारे पास सी पॉइंट तक ऑब्टेन लगातार इस प्रकार से पेंडुलम क्या होता है लगातार चलता रहता है। तो उस समय आपका जो एंगल रहेगा वो कितना रहता है थीटा, और आपकी जो लेंथ है पर्टिकुलर वो हमारे पास पेंडुलम की कितनी होती है एल के लगभग इक्वल प्राप्त होती है। इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, इस पेंडुलम के द्वारा कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी कैलकुलेट की जाती है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, लेट द मास ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का मास कितना है हमारे पास m के इक्वल, एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ कितनी है l के इक्वल, एंड डिस्प्लेसमेंट बाय पेंडुलम, कि पेंडुलम के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इक्वल्स टू x के इक्वल। कब, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब आपकी क्या हो रही है ऑब्जेक्ट पर फोर्स जनरेट किया जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट पर फोर्स है तो इट मीन्स नीचे की तरफ भी आपका फोर्स जनरेट होगा, जो कितना होता है फोर्स बराबर m इंटू जी के आपकी ग्रेविटी के लगभग इक्वल जनरेट होता है। यहाँ से यदि मैं करना चाहूँ कि आपका जो सिंपल पेंडुलम है उसके ऊपर मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कितना हो रहा है, एंड मेकिंग एंगल, एंड एंगल इज generate from original position is थीटा। देन जब क्या होगा हमारे पास कि आपका उस समय हमारे पास फोर्स कितना होगा, फोर्स बराबर कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा फोर्स कितना लगा mg, m इंटू जी के इक्वल। लेकिन यहाँ हमारे पास देखना होगा यदि एंगल आपका थीटा जनरेट हो रहा है तो उस समय आपके थीटा के क्या होंगे कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट क्या होगा आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो आपका किसके इक्वल होगा साइन थीटा के इक्वल, और एक आपका क्या होगा परपेंडिकुलर इधर आपका कोस थीटा के, जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है उसी साइड क्या होगा आपका साइन का कंपोनेंट भी लिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या प्राप्त हो गई, फोर्स बराबर या F बराबर mg साइन थीटा, और mg साइन थीटा प्राप्त हो गया तो हमारे पास जो ट्रायंगल है कौन सी AOB ट्रायंगल से हम क्या करते हैं कि आपकी फ्रॉम साइन थीटा, कि हमारे पास जो ट्रायंगल कौन कौन सी है, ट्रायंगल AOB से साइन थीटा देखते हैं तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा हम जानते हैं आपका किसके इक्वल होता है, आपकी ये लेंथ कितनी है A एंड B, तो साइन थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन में OA। तो यहाँ से यदि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा AB हमारे पास कितना है डिस्प्लेसमेंट x के इक्वल, और जो पेंडुलम की लेंथ है OA ये हमारे पास कितनी है L के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से क्या करते हैं, जो साइन की वैल्यू है वो 1 के अंदर हम पुट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, फोर्स बराबर mg साइन थीटा की वैल्यू x बाय एल के इक्वल। अब ये हो गई तो हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास क्या है f बराबर mg l इंटू में x, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है कि जो mg इंटू अपॉन में l है वो सारी चीज़ें यहाँ क्या है कांस्टेंट है, m आपका पेंडुलम का मास कांस्टेंट, g आपकी ग्रेविटी भी कांस्टेंट, और लेंथ है ये भी क्या है आपका कांस्टेंट है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन जो mg बाय l है उसको मैं क्या कर देता हूँ, एक नया कांस्टेंट दे देता हूँ जिसका नाम है आपका पेंडुलम कांस्टेंट। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का पेंडुलम का मास है वो भी आपका वेरिएबल में ही रहेगा, ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू भी फिक्स रहेगी, जो पेंडुलम की लेंथ है वो भी आपकी
फिक्स होगी। यदि इन तीनों को मैं क्या करता हूँ, एक नया कांस्टेंट के दे देता हूँ, जो आपका क्या है, आपका पेंडुलम का एक कांस्टेंट है। यदि यहाँ से यदि आपकी वैल्यू निकालूँ तो k इंटू में x, ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो जाती है। अब इक्वेशन 3 से क्या करेंगे कि हम यदि फोर्स निकाल लिया, अब फोर्स निकालने के बाद क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट पर कितना आपका वर्क डन किया जाता है वो निकालेंगे। अब वर्क डन प्राप्त हो जाएगा तो उस समय हमारे पास क्या होगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपकी क्या होती है, ग्रेविटेशनल जो भी आपका फोर्स जनरेट होगा वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है। यदि हम यहाँ से क्या करें कि आपका जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई, तो पेंडुलम है वो कितना होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। कितना है डिस्प्लेस, टोटली लेंथ हमारे पास x है, तो वहाँ से क्या करते हैं, हम एक स्मॉलेस्ट अल्पांश लेते हैं या स्मॉलेस्ट पार्ट लिया जाता है, जो आपका क्या होता है dx के लगभग इक्वल होता है। तो आपका फोर्स कितना होगा उस समय, यदि उस पर हम वर्क डन निकालना चाहें, प्रत्येक जो आपका अल्पांश है उस पर यदि वर्क डन निकालना चाहें तो वर्क डन इक्वल्स टू W बराबर में कितना होगा, फोर्स कितना है F इंटू में डिस्प्लेसमेंट dx इक्वल, तो यदि इसका समाकलन करें, यदि dw क्या है आपका स्मॉलेस्ट वर्क है F इंटू dx, यदि F की वैल्यू कहाँ, इक्वेशन नंबर 3 से 4 के अंदर पुट करें, F की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k इंटू एक्स के इक्वल, तो dw बराबर में kx इंटू में dx। यदि इसका हम क्या करें, प्रत्येक पार्ट का क्या करें, एडिटिंग कर ले जाए तो उसका क्या कर दिया जाता है, हमारे पास समाकलन कर दिया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर k dx। हम जानते हैं कि जो हमारे पास k है वो क्या है, पेंडुलम कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से आउट कर लिया जाता है। तो dw बराबर में k इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। यदि हम जानते हैं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस 1 के लगभग इक्वल प्राप्त होता है। ये हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सिलेबस में कहीं एक दो चीज़ जगह यूज़ होती है, बाकी ये जो फॉर्मूला है वो आपकी 11th क्लास के अंदर प्रयोग में आता है। तो वहाँ से यदि इंटीग्रेशन करें dw का, तो w k कॉन्स्टेंट x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यदि यहाँ से हम देखें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, k इंटू में w बराबर k इंटू में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, या बोल सकते हैं w बराबर 1/2 kx स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट पर पेंडुलम पर जब हमने फोर्स लगाया तो उस समय हमारे पास क्या हो गया, वर्क डन कैलकुलेट हो जाता है। और वर्क डन कैलकुलेट हो गया तो इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसके अंदर चेंजमेंट आया। अब पोजीशन के अंदर चेंजमेंट आ गया तो इट मीन्स आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर भी क्या होता है, चेंजमेंट आ जाता है। वर्क डन will be equal to the change in potential energy। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंजमेंट आएगा तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं W बराबर चेंजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स डेल E इंटू पी। डेल ई पी क्या है, हमारे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके किसके इक्वल होता है, ई पी माइनस में ई पी 1 के या ओरिजिनल पोजीशन के लगभग ई पी। ई पी इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट हायर पोजीशन, और ई पी नॉट इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिनल पोजीशन। यदि यहाँ से हम निकालना चाहें तो ओरिजिनल पोजीशन पर है, उस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वहाँ से क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ई पी नॉट इक्वल्स टू ऑलवेज 0 because the pendulum is rest position, there is no forces is applied on it। की पेंडुलम पर यदि रेस्ट पोजीशन पे है या मीन पोजीशन पर है तो उस पर किसी प्रकार का कोई भी फोर्स अप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो ये वैल्यू यदि यहाँ पुट करें तो डेल ई पी बराबर में
EP के इक्वल, तो इट मीन्स W। अब W हमारे पास EP कितना है, चेंजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास W कितना प्राप्त हुआ यहाँ, W बराबर 1/2 kx स्क्वायर। इट मीन्स जो हमारा कार्य है वो आपके किसके इक्वल हो जाता है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है या पोटेंशियल एनर्जी लगभग उसके इक्वल प्राप्त हो जाता है। और k की वैल्यू हम जानते हैं, k की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, k बराबर mg डिवाइडेड बाय l। यदि ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 mg डिवाइडेड बाय l इंटू में x स्क्वायर। ये हमारे पास, या इसको बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज 1/2 kx स्क्वायर। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बाय सिंपल पेंडुलम का प्राप्त हो जाता है। यहाँ से यदि हम देखते हैं फिर से, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि हमारे पास फोर्स कितना जनरेट हुआ, कि हमारे पास जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन कब किया जाता है, जब उस पर फोर्स भी अप्लाइडेड किया जाता है। तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, F की वैल्यू हमने निकाली थी, F हमारे पास क्या था, K इंटू में X। जो ये वैल्यू है यहाँ पुट कर दी, यहाँ से क्या किया, जो K है वो K पेंडुलम कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया है। बाहर करने के बाद हमारे पास x की पावर n का फॉर्मूला होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, जो हमारे पास 1/2 kx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के लगभग इक्वल। यदि पोटेंशियल एनर्जी इज मीन पोजीशन ऑलवेज 0 बिकॉज देयर इज नो फोर्स विल बी अप्लाइड एट द पोजीशन ऑफ ओरिजिनल, कि ओरिजिनल पोजीशन पर किसी प्रकार का कोई भी फोर्स अप्लीकेबल नहीं होता है। तो वहाँ से हमारे पास लास्ट पोटेंशियल एनर्जी कितनी प्राप्त हो जाती है, 1/2 kx स्क्वायर। यदि इसी पर क्या करते हैं, हम एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो पेंडुलम है उस पर न्यूमेरिकल हम किस प्रकार से यूज़ आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी mgh वाले पर, और एक आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/2 kx स्क्वायर। यदि इन पर दोनों पर क्या करें, हम न्यूमेरिकल देखना चाहें, तो उस समय हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर जो वैल्यू है वो किस प्रकार से प्रयोग में ली जाती है। सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो कितनी है, मास दे रखा है आपका ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास, लगभग सपोज करते हैं हम कितना है, 3 kg। 3 kg ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करते हैं, पर्टिकुलर हाइट h बराबर कितना लिया जाता है, 100 हाइट मीटर तक उसको लिया जाता है। तो उस समय हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है हमारे पास, जब पर्टिकुलर हाइट पर लेके जाते हैं। तो उस समय हमारे पास कितनी थी, कि मान लेते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास 3 kg है, इसको पर्टिकुलर हाइट h कितना 10 के लगभग इक्वल लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी ग्रेविटी भी अप्लाई होगी। तो इस समय आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, mg h के टोटल इक्वल। तो वहाँ से m की वैल्यू 3 इंटू में हाइट, g की वैल्यू ऑलवेज 10 और हाइट 10। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज 100 इंटू में 3 इज ऑलवेज 300 जूल। क्योंकि हम जानते हैं जो एनर्जी रहेगी पोटेंशियल एनर्जी की, वो यूनिट क्या होती है आपकी, 300 के ऑलवेज इक्वल प्राप्त होती है। यदि इसी पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना चाहें कि पोटेंशियल एनर्जी की हमारा जो है 1/2 kx स्क्वायर पर यदि देखना चाहें, तो क्या होता है कि एक पेंडुलम है कोई भी, अब पेंडुलम का कांस्टेंट दिया हुआ है, इट मीन्स पेंडुलम कांस्टेंट k इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 3। अब क्या कह रहा है कि जो पेंडुलम है वो अपनी मिडिल पोजीशन से क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस हो रहा है इट मीन्स स्ट्रेच हो रहा है। और जो x की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। तो वहाँ से हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, उस पेंडुलम के द्वारा किया गई काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने से पहले हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 kx स्क्वायर। लेकिन x है वो हमारे पास किसके अंदर है, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में है तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा,
मीटर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। 1 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर यदि डिवाइडेशन करते हैं तो क्या होगा 1/100 तो 0.01 मीटर के लगभग। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रख दो आप। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 6 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई वैल्यू कितनी है 0.01 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/2 6 × 10⁻³ अब होल स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे हम वापस से डबल टाइम लिख दिया जाता है। यदि इसको सोल आउट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है 2 × 1 = 3 × 10⁻³ इंटू में 0.01 अब इसको यदि सोल आउट करते हैं तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है 0.3 जूल के लगभग इक्वल प्राप्त होता है। ये हमारे पास क्या है इस पेंडुलम के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो दिया हुआ है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास पेंडुलम की कैलकुलेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है स्प्रिंग है कोई भी, ये इस प्रकार स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कह रहा है कितना है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन में जो हमारे पास क्या है जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है x के इक्वल। फर्स्ट कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है x के इक्वल। तो उस समय हम क्या देखेंगे इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी स्प्रिंग कांस्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी रहती है। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है 1/2 kx²। के क्या है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट या पेंडुलम कांस्टेंट जो आपका क्या है के लगभग इक्वल दिया हुआ, और x क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो कितना दिया हुआ है हमारे पास x के लगभग इक्वल। तो उस समय हमारे पास EP1 कितना प्राप्त हो जाएगा 1/2 kx²। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस के अंदर क्या कह रहा है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग के द्वारा वो कितना कर दिया जाता है आप ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल कितना कर दिया जाता है 2x कर दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया अब 2x के लगभग इक्वल कर दिया जाता है। उस कंडीशन में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या प्राप्त होगी तो EP2 बराबर में 1/2 कांस्टेंट आपका सेम है इनटू में k और x की वैल्यू अब कितनी कर दी जाती है 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि डबल कर दिया जाता है। इसको सब सोल आउट करेंगे तो EP2 = 1/2 इंटू में k इंटू में 4x²। सेकेंड नंबर इक्वेशन। अब यदि इन दोनों का कंपैरिजन करके चेंजमेंट निकालना चाहें तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास, इसको सोल्व आउट कर लो 1 एकम 1 एंड 2 तो पोटेंशियल एनर्जी EP2 बराबर 2 टाइम ऑफ kx²। यदि चेंजमेंट निकालना चाहें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर टोटल चेंजमेंट कितना होगा EP2 माइनस में EP1 के इक्वल। अब यहाँ से चेंजमेंट देखो अब कितना आता है, यहाँ से EP2 की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है। यहाँ हमारे पास देखो जब इसको सोल्व आउट पोटेंशियल E2 की वैल्यू और E1 की वैल्यू रखी तो कॉमन kx² और 1 2 माइनस में 1/2 तो ये कितना हो जाएगा सोल्व आउट करने के बाद 3/2 इंटू में kx। जब इसको आगे सोल्व आउट करते हैं तो 3 हमारे पास कॉमन हो गया, तो मैंने क्या किया है 1/2 को एज ए ब्रैकेट के अंदर यूज़ कर लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ हम जानते हैं कि जो हमारी इनिशियल पोजीशन है वो कितनी है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 1/2 kx²। इसलिए क्या किया है मैंने, जो ये है वैल्यू है इसकी EP1 को पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है EP टोटल इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ EP1। यदि कहें कि रेशियो निकालना चाहे EP टोटल डिवाइडेड बाय EP1 इक्वल्स टू 3/1। ये हमारे पास क्या होता है एज ए उस कंडीशन के अंदर जब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो फर्स्ट कंडीशन में कितना है x के इक्वल और सेकंड कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है 2x के इक्वल। तो उस समय हमारे पास जो आपका रेशियो होगा पोटेंशियल एनर्जी EP टोटल डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू 3/1, या बोल सकते हो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग या पेंडुलम इक्वल्स टू 3 टाइम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ first which is displaced by x. Thank you. Classes is over. I hope that you have
अंडरस्टैंड दिस एनर्जी टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और सिंपल पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होती है 1/2 kx²। थैंक यू, ओके, गुड बाय।